गुरुत्वाकर्षण योगेंद्र शर्मा। एक दिन फुर्सत के क्षणों में एक कसाई ने कटरे से कहा, बेवक कटरे, मरने से पहले तेरी कोई इच्छा विच्छा हो तो बता, लेकिन खबरदार अपनी जिंदगी मत मांगिया। हाँ। यह सुनकर कटरे ने भरे गले से कहा, भाई मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सुनकर कसाई बहुत जोर से हंसा। अरे वो मुझे अपनी कहानी सुनाएगा, अच्छा सुना। कटरे की दास्तान सुनकर कसाई उदास हो गया। अपने पेशे को लानत भेजते हुए उसने अपने फरसे को दुकान से बाहर फेंक दिया। बापू बापू, अमीरन को तेज बुखार हो रहा है, अम्मा ने 5 रुपये मंगाए। बेटे को 5 का नोट थमाते ही कसाई ने जमीन से फरसे को उठा लिया और कटरे को कसाई की नजर से देखने लगा। तकनीक का धमाका, जावेद आलम। तकनीकी इनकलाब की बदौलत बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ बाइक तक में नए नए सिस्टम आने लगे थे। बाइक पर हवा की रफ्तार से उड़ते उसने नए लेजर पावर के बारे में सोचा, जो इस नए मॉडल में हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इस पावर की मदद से वह अपने आगे जा रही हल्की गाड़ियों को 1-2 फुट तक दाएं बाएं कर अपने लिए रास्ता बना सकता था। आगे चलने वाली कोई छोटी मोटी गाड़ी साइड नहीं दे रही हो तो इस किरण शक्ति द्वारा आप उसे अपनी राह से कुछ इधर उधर कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही उसे अपने आगे बाइक सवार नजर आया। वह रोड डिवाइडर की रेलिंग से लगभग सटा हुआ हवा से बातें कर रहा था। इसने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे डाल दी और यकायक हवा के साथ उसे विचार आया कि अगर वह अपनी किरण से इस बाइक सवार को जरा भी दाएं तरफ खिसका दे तो वह रेलिंग में घुस जाए। हे भगवान, यह मैं क्या सोच रहा हूं। तभी जैसे किसी ने उससे जरा दाएं खिसका दिया। धमाके की गूंज के अलावा उसे कुछ भी याद ना रहा। खच्चर रविंद्र बत्रा। उम्र के इस मुकाम पर जब उसे आराम की जरूरत थी, रामलाल खच्चर रेहड़ी पर सीमेंट, लोगों के घर का सामान, सब्जी मंडी से सब्जी आदि लाद कर यहाँ से वहां पहुंचाता था। घर हालांकि बहुत बड़ा था, पर उसमें रामलाल और उसकी पत्नी ही रहते थे। अपनी दिन प्रतिदिन कमजोर होती देह को किसी तरह संभाले अपने खच्चर के साथ रामलाल दिन भर मजदूरी करता और तीनों जने, मतलब रामलाल, उसकी पत्नी और खच्चर, किसी तरह खा पीकर आराम करते। यह बड़ा सा मकान रामलाल ने अपनी जवानी में ही बना लिया था। 2 बेटे हुए, उनको पढ़ाया, बेटों को अच्छी नौकरी मिली, उनकी शादियां हुई और वे अलग होकर रहने लगे। रामलाल ने यह समझदारी की कि जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, लेकिन बेटे नाराज थे कि पिताजी आज भी खच्चर रेहड़ी चलाते हैं, पता नहीं किसके लिए कमा रहे हैं, बेटों को तो कुछ देते नहीं। हालांकि बेटों से कुछ लेते भी नहीं थे रामलाल। जैसा कि आमतौर पर बूढ़ों के साथ होता है, अंततः ऐसी स्थिति आई कि रामलाल का शरीर जवाब दे गया और वे खच्चर रेहड़ी चलाने में भी असमर्थ हो गए। बस किसी तरह अपनी दैनिक दिनचर्या निभाते। बेटों ने फिर याद दिलाया कि अब तो खच्चर की जरूरत भी नहीं रही, सो किस लिए रखा हुआ है। रामलाल ने बेटों को अपने घर में मस्त रहने की सलाह दी और कहा कि वे उसे सलाह ना दे। रामलाल खच्चर की बाग पकड़े टहलने निकलते और कभी कभार उसकी पीठ पर सवार हो वापस लौटते। पत्नी भी अब आराम के लिए कहने लगी थी, हालांकि खच्चर बेच देने के लिए उसने कभी नहीं कहा। रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की पत्नी ने ना जाने क्या सोचकर तब भी खच्चर को नहीं बेचा। हालांकि बेटों ने अब भी कहा कि खच्चर समेत इस पुराने मकान को भी बेच दिया जाए और सब भाइयों में इसका बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन वे असफल होकर अपने अपने घरों को लौट गए। कुछ ही दिनों बाद रामलाल की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। रामलाल के बेटे रामलाल की वसीयत और खच्चर सबको ठिकाने लगाने की योजना बना ही रहे थे कि पता चला रामलाल ने वसीयत की हुई है। अजीब सी बात है कि उन्होंने अपने बेटों को कभी इस बारे में नहीं बताया था। एक वकील ने बताया कि रामलाल की वसीयत के अनुसार
रामलाल और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद जब तक वह खच्चर जीवित रहेगा, उसका खान पान का इंतजाम उनके बैंक के खाते से किया जाए। ना तो उनका मकान खच्चर के रहते बेचा जाए और ना ही किराए पे दिया जाए। हाँ, जो व्यक्ति खच्चर की देखभाल करेगा वह उस मकान के एक हिस्से में रह सकता है। खच्चर की मृत्यु के बाद ही यह मकान और संपत्ति आदि उसी को दी जाए जिसने खच्चर की देखभाल की हो। जिन बेटों ने कभी बाप की परवाह नहीं की, जो उसे खच्चर बेचने के लिए बार बार दबाव डालते रहे, वे ही अब झगड़ा कर रहे थे कि खच्चर की देखभाल वे ही करेंगे।